Everyone, welcome to Commerce Classes and in this series of MCQs आज हम करेंगे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो आज प्रैक्टिकल पार्ट है। नंबर 1 है, इफ़ टोटल एसेट्स आर 2,20,000, टोटल लाइबिलिटीज़ आर 60,000, amount realized on sale of asset is 1,95,000 and expenses are 3,000. So profit on loss on realization. तो अगर आप realization अकाउंट बनाते हो, आप वेरियस एसेट्स को क्लोज करते हो एसेट साइड में, वेरियस लाइबिलिटीज़ को क्लोज करते हो लाइबिलिटी साइड में। एसेट्स की सेल, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट और एक्सपेंसेस की पेमेंट, ठीक है ना, ये करते हैं हम रियलाइजेशन में। सो हमारे पास कितना आ गया, 2,83,000 एंड 2,55,000। सो कितना आ गया, 28,000 का लॉस आ गया। ठीक है, तो ये लॉस हम अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, हम ट्रांजैक्शन वाइज भी कर सकते हैं। अब ये देखो, एसेट की सेल पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो कह रहा है एसेट की सेल हो रही है 1,95,000 पे, एसेट थी 220 की, तो एसेट्स पे हमें लॉस हो गया 25,000 का। लाइबिलिटीज़ में क्या सीन है, लाइबिलिटी में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है क्योंकि कुछ नहीं बताया, मतलब टोटल पेमेंट। एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारा लॉस है, ठीक है ना, तो ये भी लॉस हो गया, ये 3,000 का भी लॉस हो गया। सो टोटल में लॉस कितना हो गया, 28,000। तो ये हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे और हम अकाउंट से भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म डेटर्स वर ऑफ 20,000, ऑफ दिस 500 बिकेम बैड। इसका मतलब 20 में से क्लियर कट 500 हमें नहीं मिलने हैं, ये नहीं मिलेंगे। एंड द रेस्ट रियलाइज्ड 60%, बाकी का 60% मिला। सो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बाय हाउ मच। तो ये जो रियलाइजेशन है, इसमें हमें डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, तो एसेट्स की सेल पे डेबिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो टेक्निकली तो यही आंसर होगा, बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 20,000 में से 500 हमें नहीं मिलना, ठीक है, 19,500, तो हमें कैश कितनी मिलनी है इसकी, 60%। तो इसका 60% सॉल्व कर लो। ऑल राइट, सो हमारा ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज़ वैल्यूड एट 1 लाख, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन इट सोल्ड फॉर 82%। इसकी सेल हो गई 82% पे, मतलब इसमें हमें पैसा कितना मिलेगा, 82,000। सो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब एसेट की सेल होती है, किसी भी तरह की एसेट, तो उसकी सेल होती है, उसकी एंट्री होती है कैश टू रियलाइजेशन। तो हम क्रेडिट क्या करते हैं, रियलाइजेशन, डेबिट करते हैं कैश को। तो जितना पैसा हमें मिला उतने से हमें ये एंट्री करनी होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा कितने से, जितना पैसा मिला। सो 82,000 रियलाइज हो रहा है, उसी से एंट्री होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी बॉर्न एंड वर ऑल्सो पेड बाय अ पार्टनर। आपके रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे 10,000 के, अब वो एक पार्टनर पे करेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अगर उनको बियर करना है और पे करना है पार्टनर ने, तो फर्म के लिए क्या होगा। अब फर्म को वो एक्सपेंसेस बियर नहीं करने, इसका मतलब आपने एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर को दी है और पेमेंट भी उसी को करनी है, तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्म की बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट जब वो पार्टनर ये बियर कर रहा है कि मैं एक्सपेंसेस भी करूँगा, पे करूँगा, तो उसके अगेंस्ट ही विल बी गिवन सम काइंड ऑफ बेनिफिट। उसको हो सकता है कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ सैलरी, कुछ कमीशन मिल रही होगी, तो वो फर्म का एक्सपेंस है, वो लिखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फर्म की बुक्स में एक्चुअल एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 18,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। तो एक्सपेंसेस पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिए, ठीक है। तो पार्टनर अगर कोई चीज़ पे करता तो वो खुद से पे कर लेता। अब क्या हो गया, फर्म का पैसा गया, लेकिन ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर को पे करने थे, तो उसके अकाउंट में से निकाले जाएंगे ये पैसे। सो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि इसे रियलाइजेशन में लिख देते हैं। जिस मिनट ये रियलाइजेशन एक्सपेंस आया तो आप इसे रियलाइजेशन में लिखते हो, ऐसा नहीं है। एक्सपेंसेस का केसेस होते हैं ना अलग अलग। अगर फर्म के ये एक्सपेंसेस हैं तो फर्म पे कर रही है, फर्म लिखेगी, लेकिन अगर ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर ये उसके अकाउंट में जाना चाहिए, फर्म के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 9,000 रुपीज़, दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%।
क्रेडिटर्स को आपने 8% डिस्काउंट पे किया तो कितनी पेमेंट होगी? सो 9000 में से अगर हम 8% पे कर दें, लेस कर दें इसका डिस्काउंट 720 है ना, तो आप पे कितना कर रहे हो? 8280। सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द पेमेंट, क्योंकि हम रियलाइजेशन अकाउंट में सेल और पेमेंट्स शो करते हैं, प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली निकल रहा होता है ना। तो प्रॉफिट लॉस नहीं लिखते हैं, प्लीज़ रिमेंबर, इसमें हमें सेल शो करनी होती है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट टोटल डेटर्स आर 45,000, उसका प्रोविजन है 2500। नाउ हाउ मच अमाउंट विल बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स if the bad debts are 5000 and remaining debtors realized after a discount of 5%। so देखो 45,000 में से 5,000 तो तुम्हारा बैड डेट हो गए, तो 40,000 के आपके डेटर्स बच गए। इनमें हमें डिस्काउंट कितना आ रहा है? 5% का। सो इस पे 5% डिस्काउंट 2000, तो आपको रियलाइजेशन कितना होगा? 38,000 का। ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट्स इसमें प्रोविज़न भी माइनस कर देते हैं। प्रोविज़न इसमें माइनस नहीं करना। प्रोविज़न का मतलब ही ये है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर हमारे डाउटफुल डेट्स हैं, अगर हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो उसके लिए एक अलग से प्रोविज़न कर दिया कि ये लॉसेस को वहाँ से मीट करेंगे। तो ये कोई लॉस नहीं है, एक्चुअल लॉस तो वही होगा जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं। सो 45 में से एक्चुअल बैड डेट्स 5000 नहीं मिल रहे, बाकी 5% डिस्काउंट पे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है, how much amount will be paid to creditors for 22,000 if 2,000 of the creditors are not to be paid। अब creditors आपके 22,000 के हैं, इसमें से 2,000 आपको पे नहीं करने। देयर कैन बी एनी रीज़न, हो सकता है कि आपको उन्होंने डिस्काउंट दे दिया या कुछ भी, आपको ये पे नहीं करना। इसका मतलब बाकियों की पेमेंट करनी है, और बाकियों ने क्या कहा? दे एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, उन्होंने 5% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो इस अमाउंट पे 5% 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया, तो हम फाइनल पेमेंट कितनी करेंगे? 19,000 की। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पी इज़ अ पार्टनर इज़ टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन फॉर विच ही विल गेट 2000। तो इन अ वे आपने एक पार्टनर को पूरे रियलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, एक्सपेंसेस भी वो ही पे करेगा। ठीक है, और उसके लिए उसको 2000 की पेमेंट की जाएगी। तो फर्म जो है, फर्म उसको देगी 2000, ये उसकी रेम्यूनरेशन हो गई। नाउ पी हैड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2500, तो ये पी को पे करने पड़े। तो जितने मर्जी एक्सपेंसेस हों, जब उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो रियलाइजेशन में क्या जाएगा? रियलाइजेशन में फर्म के एक्सपेंसेस जाएंगे। सो दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल एक्सपेंस, ये नहीं जाएगा। फर्म को क्या देने? फर्म को 2000 देने। तो आप फर्म के एक्सपेंसेस लिखेंगे रियलाइजेशन में। सो फर्म विल बी डेबिटेड विद 2000। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सो नन ऑफ दी अबव। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू ए इफ़ द ओपनिंग कैपिटल इज़ 2 लाख, हिज शेयर ऑफ लॉस इज़ 10,000 एंड ही हैज़ टेकन ओवर एसेट्स ऑफ 25,000। आप अकाउंट भी बना सकते हो, या आप ये देखो 2 लाख कैपिटल है, उसमें से उसको लॉस मिल गया 10,000 का, सो उसका बैलेंस आ गया 1,90,000। अब ये उसे पे करना था, इसमें से उसने 25,000 की एसेट्स ले ली। तो अगर कोई एसेट लेके जाता है तो उसका क्लेम कम होता है, इतनी पेमेंट उसे नहीं करनी पड़ेगी ना। तो अब ये कितना बच गया? 1,65,000। तो इतने की उसको कैश पेमेंट हो जाएगी। अगर आप अकाउंट बनाते हो उसमें भी यही है, 2 लाख का बैलेंस। ठीक है ना, ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, 2 लाख का बैलेंस है, लॉसेस से उनके क्लेम कम होते हैं, एसेट लेके गया उसका क्लेम कम होगा, तो फाइनल जो पेमेंट बचेगी, जो डिफरेंस है, वो 165। ओके, नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 2 लाख बट दे आर नॉट शोन इन द बुक्स। तो ये आपकी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, 2 लाख की उसकी वैल्यूएशन है। नाउ वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक ओवर दीज इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 1,80,000। तो एक क्रेडिटर ने, आपके जितने भी क्रेडिटर होंगे सब इकट्ठे लिखे जाते हैं ना क्रेडिटर अकाउंट में, उनमें से कोई एक क्रेडिटर इस इन्वेस्टमेंट को 180 पर ले गया। सो हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड? तो क्रेडिटर्स कितने कम हो जाएंगे? अब यहाँ पर देखो, ये 20 है, 220 है, 420 है, 2 है, तो एक्चुअली आपका अमाउंट कितना डिडक्ट होना चाहिए? सो ये आंसर हमारा यहाँ पर नन ऑफ दी अबव ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। सो मैं आपके इन क्वेश्चंस में डेलिब्रेटली कभी कभी ये क्वेश्चन डाल देती हूँ जिसमें हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। इसका रीज़न ये है कि कई बार एग्ज़ाम्स में भी देखो, जब प्रिंटिंग हो रही होती है, सो मैनी अ टाइम्स इस तरह की मिस्टेक्स क्रीप अप हो जाती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा चलो 2 लाख ही होगा, 2 लाख तो दिया हुआ है। कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि डिफरेंस जो उसने डिस्काउंट दे दिया या जो भी है वो हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है।
इसमें आंसर तो 180 ही है, तो आप यहाँ पर एक नोट दोगे और साथ के साथ यू शुड अलर्ट योर एग्जामिनर। आपको वहाँ पर अपने एग्जामिनर को अलर्ट करना चाहिए कि ये वाला आंसर करेक्ट नहीं है। एक आपको सीबीएसई को भी, अगर आप चाहो तो सीबीएसई को भी एक मेल लिख सकते हो या अपने स्कूल में अपने टीचर्स को बता सकते हो, और एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में आपको ये बताना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था या तो 1,80,000 या फिर नन ऑफ दी अबव। Now next है creditors are 25,000, capital is 1,50,000, cash balance is 10,000. So what is the value of sundry assets? तो ये एक तरह से आपका वो क्वेश्चन है जिसमें हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर एसेट्स की वैल्यू सॉल्व करनी होती है। सो कैपिटल हो गई 1,50,000, क्रेडिटर्स हो गए 25,000, कैश हो गई 10,000। सो सन्ड्री एसेट्स हमारी कितनी बची? तो हमें पता है बैलेंस शीट की तो दोनों साइड्स मैच करनी चाहिए। तो कितना आ गया? 1,65,000। ओके, सो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर 330, 2 लाख एंड 120, देयर ड्राइंग्स आर 50, 40 एंड 30 एंड क्रेडिटर्स आर 60। सो एसेट्स का अमाउंट कितना होगा? तो सेम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल में अब ए की कैपिटल कितनी होगी? 330 में से उसका ड्राइंग माइनस कर दो 280। बी की कैपिटल होगी 2 लाख में से 40, 160। सी की कैपिटल होगी 120, कैपिटल में से 30,000 उसकी ड्राइंग्स है 90। आप कैपिटल्स लाइबिलिटी साइड में और ड्राइंग्स, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो वो एसेट्स में ड्राइंग का बैलेंस भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फाइनल कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है, मतलब तो ये है कि हमें सॉल्व करना है नेट अमाउंट। तो अब ये टोटल करते हैं 590। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स पूरी आपकी एसेट्स का वैल्यू हो जाएगा 5,90,000। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 12 लाख, टोटल लाइबिलिटीज़ आर 2,40,000। सो कैपिटल्स उनकी जो है पार्टनर्स की, इनकी रेशो में है 1:2:3। तो इनकी कैपिटल क्या होगी? तो बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं, लाइबिलिटी हो गई 2,40,000, एसेट्स हो गई 12 लाख, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? बैलेंसिंग फिगर 9,60,000। यहाँ हम इक्वेशन भी लगा सकते थे, ए कैपिटल इज इक्वल टू ए माइनस एल। इक्वेशन होती है ना, ए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। तो कैपिटल की वैल्यू ए माइनस एल 960। तो अब इस 960 में आपके 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, उनका शेयर कितना है? 1:2:3। सो 1/6, 2/6, 3/6। तो इसे सॉल्व कर लो। 1,60,000 पी, 320 एंड 480। इसका 2/6 और इसका 3/6 मतलब हाफ है ना। इसका 1/3 क्यू का हो गया और 1/6 हो गया पी का। तो ये आंसर आ रहा है बी। 15th क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज़ अ बैलेंस ऑफ 42,000 क्रेडिट, प्रॉफिट में उसका शेयर हो गया 9,000, तो ये भी उसे मिलेगा, ये भी उसका क्रेडिट बैलेंस मतलब उसका क्लेम है। देन ही पेड फॉर्म्स एक्सपेंसेस ऑफ 3,000, उसने फॉर्म के एक्सपेंसेस भी पे किए हैं, तो उसको फाइनल पेमेंट कितनी होगी? तो देखो, उसको अपना कैपिटल बैलेंस मिलना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलना है, और ये जो एक्सपेंसेस वो फॉर्म के लिए पे कर रहा है तो फॉर्म को उसे पे करने पड़ेंगे ना। सो उसका फाइनल पेमेंट कितनी हो जाएगी? 54,000। सो दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स फॉर 17,000। ये इन्वेस्टमेंट्स थी बट वो कितने पे लेके जा रहा है? 17 पे। ठीक है ना। तो आप जिस पर ट्रांजैक्शन करते हो, जिस अमाउंट पर, उसी को रिकॉर्ड करना होता है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड एंड बाय हाउ मच अमाउंट? अमाउंट हमें पता है 17 ही आएगा, 21 नहीं आएगा। आपकी बुक्स में जितने मर्जी की वैल्यू हो, जिस पर डीलिंग हुई वो लिया जाता है। तो रिकॉर्डिंग तो होगी 17,000 पे। अब किसको क्रेडिट या डेबिट करना है? तो अब कहाँ आता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट? 17,000 में तो 2 ही ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, क्योंकि जब कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हमारी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो डेबिट होता है पार्टनर का अकाउंट जो लेके जा रहा है बिजनेस से, ड्रॉ कर रहा है, डेबिट होगा। और रियलाइजेशन हो रही है एसेट की, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। सो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा 17,000 यहाँ पर। ये वाला आंसर इनकरेक्ट है क्योंकि पार्टनर को क्रेडिट नहीं डेबिट करना था। ओके, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17th, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिटर्स आर 70,000,
capital is 120, cash balance is 10, and the assets realized 1,50,000. So profit or loss on realization. So पहले तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के हम एसेट सॉल्व कर लेते हैं. क्रेडिटर्स हो गए 70,000 के, कैपिटल्स हो गई आपकी 120 की, कैश हो गया 10,000, और अदर एसेट्स का सेल दे रखा है, अदर एसेट्स नहीं दे रखी हैं. ठीक है, तो अदर एसेट्स कितनी होंगी 180 की. तो अब हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. तो हम या तो रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं या हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अब देखो एसेट्स पर हमारे पास क्या है, 180 की एसेट्स हैं, सेल हो रही है. लॉस पर कितने, 30,000 के लॉस पर. ठीक है, इसके अलावा लाइबिलिटीज़ का कुछ नहीं बता रखा, एक्सपेंसेस का कुछ नहीं बता रखा. तो फाइनल हम ये कह सकते हैं कि लॉस कितना हुआ 30,000 का. ठीक है ना. अब मान लो यहीं पे हमें लाइबिलिटी भी बता रखी होती कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी पे करनी पड़ गई से 5,000 की, तो आप पे कर रहे हो तो वो भी लॉस है. एक्स्ट्रा पेमेंट इज़ अ लॉस, ये भी लॉस है. एक्सपेंसेस हैं, वो भी नुकसान हो रहा है बिज़नेस को. तो ऐसे करके नेट रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली भी. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम MCQ में भी अकाउंट बनाएं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है. तो आप सीधे भी सॉल्व कर सकते हो कि एसेट्स पे कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाइबिलिटीज़ पे क्या पोजीशन है, एक्सपेंसेस कितने हुए, और फाइनल अमाउंट सॉल्व कर लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म फिक्स्ड एसेट्स आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट 94,500. ठीक है, ये आपकी बुक वैल्यू है क्योंकि ये बैलेंस शीट में है. दे रियलाइज्ड लॉस एट अ लॉस ऑफ 5% ऑन नेट कलेक्शन. तो कितना अमाउंट रियलाइज़ हुआ. अब नॉर्मली हम परसेंटेज को सीधे ले लेते हैं, भाई 5% लॉस है सीधे ले लो, लेकिन ये लॉस किस पे है, नेट कलेक्शन पे. बुक वैल्यू पे लॉस नहीं है, जो आपने अमाउंट रियलाइज़ किया उस पर 5% का लॉस हुआ है. सो हमारा अमाउंट रियलाइज़ कितना होगा. तो अब कैसे करेंगे, अब मान लो नेट कलेक्शन है x, तो आपका लॉस कितना है उस पर 5% है ना. x पे 5% मतलब 5/100 ऑफ x हो गया. तो आपकी एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी, तो बुक वैल्यू होगी x + 5/100x, इज़न्ट इट. क्योंकि बुक वैल्यू है सेल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस. ठीक है ना, आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा है तभी तो लॉस हो रहा है ना, तो बुक वैल्यू के लिए लॉस को ऐड कर देते हैं. सो बुक वैल्यू हो गई 94,500 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 105x/100. तो x की वैल्यू मतलब कलेक्शन कितनी हो गई 100/105. सो आपके कलेक्शन होगी 90,000 की. अब आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पर कि इसका 5% लॉस है ना, तभी इसकी बुक वैल्यू 94,500 है. अब ये रेशो और प्रोपोर्शन में जो x लेके करते हैं और हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये कई बार हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो. थोड़ा सा रेशो और प्रोपोर्शन को मैं यहाँ पर 2 मिनट्स देना चाहती हूँ. आपका लॉस है 5% का ऑन नेट कलेक्शन. तो परसेंट का मतलब होता है 100 के बेस पे. इसका मतलब अगर कलेक्शन 100 रुपीज़ की है तो लॉस है 5 का. कलेक्शन अगर 100 की है तो लॉस है 5 का. तो इसका मतलब एसेट की बुक वैल्यू कितनी रही होगी 105 है ना, तभी तो ये लॉस हो रहा है. अब हमें जो भी वैल्यू सॉल्व करनी है, अब हमें अमाउंट रियलाइज्ड सॉल्व करना है, मतलब हमें कलेक्शन सॉल्व करनी है. ठीक है, तो अमाउंट रियलाइज्ड सॉल्व करने के लिए क्या है, हम गिवन अमाउंट पे एक प्रपोर्शन लगाते हैं. एक प्रपोर्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर इज़ व्हाट यू वांट. तो ये जो आपका रेशो दे रखी थी, इस रेशो में आपको क्या चाहिए, आपको कलेक्शन निकालनी है. तो न्यूमरेटर इज़ व्हाट यू वांट एंड डिनोमिनेटर इज़ व्हाट यू हैव. तो आपके पास ये 94,500 है बुक वैल्यू के इक्विवेलेंट. तो ये हो जाएगी 94,500 इंटू 100/105. ये सीधे रेशो एंड प्रोपोर्शन यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द फर्म हैज़ वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड अपीयरिंग एट 12,000. देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन, सो हाउ विल यू रिकॉर्ड इट. अब हमें ये याद रखना है कि ये जो कॉम्पनसेशन फंड है ये कॉम्पनसेशन के लिए होता है. सो अगर हमारे पास कोई कॉम्पनसेशन की लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी इस फंड के थ्रू क्रिएट होगी, इसमें एडजस्ट होगी, और अगर उसके बाद भी फंड बचता है तो वो पार्टनर में बांटा जाता है. अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि कुछ और है ही नहीं, इसका मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं है. तो आपका ये पूरा फंड फ्री है, इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है ही नहीं. तो जब पूरा फंड फ्री है तो पूरा फंड पार्टनर्स को बांट देंगे उनके क्रेडिट में, क्योंकि ये एक प्रॉफिट है. फंड इज़ अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उनके क्रेडिट साइड में ये बांटा जाएगा. ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैलेंस शीट रिवील्ड टोटल क्रेडिटर्स 50,000, टोटल कैपिटल 48,000 एंड कैश बैलेंस 3,000. एसेट्स आर रियलाइज्ड एट 12% लेस. तो लॉस कितना होगा? तो वही पहले बैलेंस शीट बनाते हैं. क्रेडिटर्स 50,000, कैपिटल 48,000 और कैश 3,000. तो आपकी सन्ड्री एसेट्स कितनी हो गई? 95,000. ठीक है. अब लॉस कितना होगा? लॉस हमें एसेट पे कितना होगा? क्योंकि एसेट्स रियलाइज कर रही हैं 12% लेस, तो एसेट्स पे हो गया लॉस 11,400. बाकी लाइबिलिटी एक्सपेंसेस कुछ नहीं बता रखे हैं, तो हमारा नेट लॉस ऑन रियलाइजेशन 11,400. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म डेटर्स ऑफ 19,000 वर शोन इन द बैलेंस शीट. ठीक है. डेटर्स थे 19,000 के बैलेंस शीट में शो हुए. आउट ऑफ दिस 2,000 बिकेम बैड. मतलब इनमें से 19,000 टोटल में से हमें बैड डेट क्लियर कट दे रखे हैं 2,000, तो ये तो हमें मिलने नहीं है. अब और क्या बता रखा है? एक और डेटर इंसॉल्वेंट हो गया और 70% उसने हमें दिया आउट ऑफ इस 5,000. इस 17,000 में से 5,000 का एक पर्टिकुलर डेटर है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, यही बता रखा है ना. और बाकी के हमारे डेटर्स कितने बच गए? 12,000. 17 में से एक 5,000 वाला इंसॉल्वेंट हो गया. ठीक है ना. बाकियों से पूरा पैसा मिल रहा है, तो इससे हमें कितना कैश मिल रहा है? इससे हमें 70% मिल रहा है. तो ये कितना देगा? अपने बैलेंस का 70% 3,500. और इससे कितना मिल रहा है? बाकियों से तो पूरा पैसा मिल रहा है, लिखा हुआ है ना फुल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द रिमेनिंग. तो हमें टोटल कैश कितनी रिकवर हो गई? 15,500. ठीक है. टोटल हो गई 15,500. अब पूछा क्या? लॉस. अब हमें लॉस कितना हुआ? तो लॉस देखो तो टोटल हमारे डेटर्स थे 19,000 के, उसमें से हमें मिले 15,500 के. तो लॉस कितना हो गया? 3,500 का. ये इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये बेड डेट्स हैं 2,000 बेड डेट्स का कंप्लीट लॉस. दूसरे पर्सन ने 70% दिया तो 30% नहीं दिया. सिंपल है ना. अगर कोई 70% पे कर रहा है तो 30 नहीं पे कर रहा, तो उससे 1,500 का लॉस. और बाकियों से कोई लॉस नहीं है, उन्होंने पूरा पैसा दिया. सो 3,500 का हमारा लॉस हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. XYZ आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 4:3:2. फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स हैं 70,000 की, क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, एक्सपेंसेस हैं 2,100 के. एसेट्स की सेल प्रॉफिट पे हो रही है मोर देन बुक वैल्यू. क्रेडिटर्स को लॉस हो रहा है क्योंकि आप ज़्यादा पे कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास है क्रेडिटर्स के लिए आपको लॉस हो जाएगा. तो आपके प्रॉफिट और लॉस में से वाई के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो वाई का पूछा जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉफिट लॉस तो पता होना चाहिए. सो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना होगा? एसेट्स पर हमें बताया जा रहा है एसेट्स आर रियलाइजिंग 15% मोर देन बुक वैल्यू. तो एसेट्स पे तो हमें प्रॉफिट हो गया 15% का. तो एसेट्स थी 70,000 की, इसका 15% अगर प्रॉफिट हो गया तो 70,000 का 15% प्रॉफिट 10,500. क्रेडिटर्स पर आप क्या कर रहे हो? 2% मोर पे कर रहे हो. तो अगर हम क्रेडिटर्स को ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है. सो 15,000 का 2% हमें 300 का हो गया लॉस. एक्सपेंसेस भी हैं, तो एक्सपेंसेस भी हमारा नुकसान है, हमें पे करने पड़ रहे हैं. सो हमारे पास कितना बच गया? 8,100 हमें प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गया. ठीक है. तो अब इसमें हमें वाई को क्या करना है? इसमें वाई का शेयर कितना है? 3/9. सो 2,700. तो वाई के अकाउंट में 2,700 करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये है प्रॉफिट. प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 2,700 वाई के अकाउंट में. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म फर्म्स बैलेंस टोटल इज दिस. ये बैलेंस शीट का टोटल है. एसेट साइड में वो ये कह रहे हैं कि आपके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, P&L का बैलेंस है, कैश भी है. लॉस ऑन रियलाइजेशन इज 6,300. आपने इतना लॉस हुआ एसेट्स के रियलाइजेशन पर. तो एसेट्स का रियलाइजेशन कितने पर हुआ होगा? मतलब हमें रियलाइज्ड वैल्यू निकालनी है. तो पहले तो हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं. हमारे पास टोटल है 77,000 का, जिसमें से हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में एसेट साइड में 2,000 शो कर रहे हैं. P&L का डेबिट बैलेंस है वो शो हो रहा है 4,000. कैश हमारे पास है 1,800 की.
तो इसका मतलब हमारी सन्ड्री एसेट्स जो बैलेंसिंग फिगर होगा, है ना, तो वो कितनी है, 69,200। ये हमारी सन्ड्री एसेट्स हैं 69,200। ठीक है ना। अब हमें कहा जा रहा है कि टोटल एसेट्स का रियलाइजेशन कितने पे होगा। तो अब हमें ये पता है कि एसेट्स का रियलाइजेशन विल बी इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस लॉस। प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लॉस होता तो माइनस करते। तो 69,200 में हमें लॉस हो गया 6,300 का। तो हमें कितना पैसा एक्चुअली मिला होगा, 62,900। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। Now question number 24. On dissolution of a firm, partners' capital balances are 63,000, creditors 12,000, P&L debit balance 6,000, profit on sale of asset। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट ये देखो ये जो प्रॉफिट है ना, ये बैलेंस शीट में नहीं आता, क्योंकि प्रॉफिट तो रियलाइजेशन पे हुआ, मतलब वो नेक्स्ट स्टेप था जब डिसोल्यूशन शुरू हुआ। तो अगर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के एसेट सॉल्व करना चाहें तो कैपिटल है 63,000 की, क्रेडिटर्स हैं 12,000 के, P&L डेबिट बैलेंस है, तो P&L का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में 6,000। सो कितना हो गया हमारे पास, एसेट्स आ गई हमारे पास 69,000 की। ठीक है ना, 69,000 की एसेट्स हैं। तो सेल ऑफ एसेट्स क्या होगी, सेल होती है बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट हो तो ऐड करो, वो मिल रहा है, लॉस कम होता है क्योंकि नहीं मिलता। तो प्रॉफिट यहाँ पे 7,800, प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, तो ये आ गया 76,800। सो सेल ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड 76,800। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 12,000 का। ठीक है। तो ये फंड है लेकिन फ्री का नहीं है कि पार्टनर्स में बांट दो, इसके अगेंस्ट एक इसका टैग लगा हुआ है कि वर्कमैन्स को कॉम्पनसेशन देनी पड़ सकती है। अब चेक करते हैं उसकी लाइबिलिटी कितनी है, 7,000 की। तो अब क्या रिकॉर्डिंग होगी, 12,000 में से 7,000 की आपकी लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट मैच हो जाएगी। ठीक है। आप क्या करोगे, फंड में से वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी 12,000 में से 5,000 तो आपका 7,000 तो लाइबिलिटी हो जाएगी, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 5,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 15,000 एट 19,000। सो बाय व्हाट अमाउंट रियलाइजेशन विल बी क्रेडिटेड। तो रियलाइजेशन हम क्रेडिट करते हैं विद द अमाउंट रियलाइज्ड, है ना, जितना अमाउंट रियलाइज हुआ। तो बुक वैल्यू नहीं, रियलाइज कितना हो रहा है 19, उसने 19 पे एसेट ली है, तो 19 से आपका रियलाइजेशन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनु, बीना एंड चरण आर पार्टनर्स। फर्म हैड गिवन अ लोन ऑफ 20,000 टू बीना। बीना को लोन दे रखा है भैया आपने। ऑन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन अब लोन कैसे सेटल होगा, तो रियलाइजेशन में नहीं जाते हैं, पार्टनर के लोन है तो कहाँ जाते हैं, या तो ये लोन उसके लोन अकाउंट में जाएगा और या फिर उसके कैपिटल में डेबिट कर देंगे। डेबिट कैसे करते हैं, क्योंकि पार्टनर के पास है कैपिटल बैलेंस, ठीक है ना, उसे ये कैपिटल बैलेंस फर्म से लेना है। तो फर्म ये कहेगी कि हमने तुम्हें कैपिटल पे करनी है, लेकिन तुम्हें भी तो फर्म को लोन देना था, तो उनका लोन जो है उनके कैपिटल में से डेबिट कर दिया जाता है। दैट इज़ या तो उनकी कैपिटल की पेमेंट, फाइनल पेमेंट कम हो जाती है, या फिर क्या होता है कि हम लोन को सेपरेटली रिसीव करते हैं। तो या तो वो पे कर दें या उसके कैपिटल में से कम कर दो। तो यूजुअली ये उसके कैपिटल में से कम कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 2,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर फॉर 1,500। ठीक है। तो अब पार्टनर का अकाउंट डेबिट किससे होगा, डेबिट होगा जो म्यूचुअल उन्होंने एग्री किया, एसेट की जो मर्जी वैल्यू हो, जब उन्होंने टेक ओवर के टाइम एग्री कर ली 1,500 तो 1,500 से ही डेबिट होगा। ठीक है। पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, लेकिन जिस पर आपने एग्री किया 1,500। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 6,000 वाज टेकन अप बाय अ पार्टनर फॉर 4,000। ठीक है। तो फर्नीचर था 6,000 का, लेकिन लेके कहाँ जा रहे हैं 4,000 पे। ठीक है। तो एग्रीड वैल्यू
जो रियलाइज्ड वैल्यू है जो एग्री हुई है वो है 4, तो आपको इसको एंटर करना पड़ेगा 4000 पे। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और बाय हाउ मच। अब याद रखो जब एसेट्स का रियलाइजेशन होता है तो हमारी एंट्री थी कैश टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में कैश क्रेडिट, और अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो अब हमें क्रेडिट क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 4000। ठीक है, सो 4000 से होगा। अब ये जल्दी में क्या होता है, कई बार फटाफट ना स्टूडेंट्स पार्टनर का नाम लिख देते हैं, भी पार्टनर से लिया जाएगा, वो ठीक है, पार्टनर का नाम आना है, लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, तो हमें जर्नल एंट्री को सोच के उसमें से क्रेडिट वाला पार्ट पिक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा फाइनल पेमेंट टू अ पार्टनर्स डिसोल्यूशन विल बी मेड। ठीक है, तो फाइनल पेमेंट बतानी है, डेबिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल। ओके, उसका डेबिट बैलेंस है तो ये तो पेमेंट नहीं होगी, ये तो उसे लेना पड़ेगा वापस। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको मिलेगा। हिज एसेट्स टेकन ओवर बाय हिम, फर्म की एसेट्स भी वो लेके जा रहा है, तो जब वो फर्म से एसेट्स लेके जा रहा है तो वो भी उसके कैपिटल में से कम होगा, तो उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा, लेकिन उसे जो लॉस है और जो उसका कैपिटल का बैलेंस है डेबिट में या वो एसेट लेके जाते हैं तो वो दोनों उसके क्लेम में से कम होती हैं। सो -14 -17 हो गया -31,000। सो उसे कितना पे करना पड़ेगा, फाइनल सिर्फ उसको 12,000 फर्म पे करेगी। सो उसकी फाइनल पेमेंट होगी 12,000 की। ठीक है, नाउ रमन अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन एंड ही विल गेट 58 एज रेम्यूनरेशन। सो एक्चुअल एक्सपेंसेस आर 65,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट आप कितने से डेबिट करोगे। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, उसको डिसोल्यूशन का काम दिया है और इस काम के बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि ही इज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो, कि ही विल बी बियरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस बियर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंसेस भी फर्म के ही हैं, उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रही है वो सिर्फ उसको अपने जो काम कर रहा है कि एसेट्स को रियलाइज़ करेगा, सारी भाग दौड़ वो करेगा, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन है। अगर ये लिखा हो कि ही विल बियर एक्सपेंसेस तो फिर एक्सपेंसेस उसके पर्सनल होते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंसेस वो बियर नहीं कर रहा क्योंकि टर्म्स में नहीं लिखा। तो यहाँ आपके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट क्या होगा, जो उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो भी फर्म डेबिट करेगी और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी फर्म डेबिट करेगी। सो रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएंगे आपके टोटल में 1,23,000। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन पार्टनर अंडरटूक फर्म्स क्रेडिटर्स एट 17,000। सो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो याद रखो जब पार्टनर लाइबिलिटी लेके जाता है तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, Herman carried out dissolution for a remuneration of 20,000 and he agreed to take over stock of 18,000 value in settlement of his remuneration। ठीक है, तो अब उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स हुई है 20,000 पर, उसके अगेंस्ट ही इज़ एग्रीइंग फॉर स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 18,000। तो अब इसकी एंट्री क्या की जाएगी। नाउ यू सी, आपकी एसेट जो है वो आप दे रहे हो अगेंस्ट सम पार्टनर्स क्लेम। ठीक है, पार्टनर को आपने उसको रेम्यूनरेशन के अगेंस्ट उसको स्टॉक दे दिया। सो व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री। अब इस केस में क्या होगा, हमारी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। इसका रीज़न क्या है कि आपको पार्टनर को एक लाइबिलिटी देनी है। ठीक है ना, सो जब हम पार्टनर को एक लाइबिलिटी या क्लेम देना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये उसकी रेम्यूनरेशन की एंट्री है जो हमें उसे पे करनी है। अब वो अपनी इस रेम्यूनरेशन के अगेंस्ट एक स्टॉक ले जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर कोई स्टॉक लेके जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, कोई एसेट लेके जा रहे हो तो रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा। सो बेसिकली आपकी जो दोनों ट्रांजैक्शंस हैं वो एक दूसरे को मैच कर रही हैं।
तो इसलिए यहाँ पर हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। इन अ वे आप ये कह सकते हो कि एक तरफ आपकी एसेट रियलाइज़ हो रही थी और एक तरफ आपकी एक लाइबिलिटी थी टुवर्ड्स पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, तो आपने इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट मैच कर दिया। तो जब एसेट और लाइबिलिटी एक दूसरे को क्लेम को सेटिस्फाई कर देते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू पास एन एंट्री। अगर हम करेंगे भी तो बिल्कुल एक दूसरे की रिवर्स एंट्री होगी। रेम्यूनरेशन रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद वो एसेट लेके जाएगा, है ना। सो इट्स बेटर वी डोंट पास एनी एंट्री। जब भी एक लाइबिलिटी और एसेट अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट कैंसिल होती हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। और यहाँ पर हम एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ जस्ट नॉट कि वो एसेट लेके जा रहे हैं। एसेट लेके जाता है पार्टनर तो ये एंट्री होती है, बट वो जो एसेट लेके जा रहे हैं वो अपने रेम्यूनरेशन के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, मतलब एक लाइबिलिटी जो बनी है उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, इसलिए कोई एंट्री नहीं की जाएगी। Now on dissolution of a firm has workman's compensation fund of 12,000, फंड है 12,000, उसकी लाइबिलिटी बन गई है 18,000 की। तो अब क्या करते हैं, हम फंड को रियलाइजेशन में क्लोज कर देते हैं। जितनी लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बन गई है 18 की बट फंड तो 12 ही है ना, तो पूरा फंड आपकी रियलाइजेशन में क्लोज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉफिट बचेगा नहीं, देयर इज़ नो रिजर्व लेफ्ट, ठीक है। और जो आपकी लाइबिलिटी एक्स्ट्रा थी तो टोटल मिला के आप लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे 18,000 की, बट उसकी रिकॉर्डिंग करोगे 12,000 की, ठीक है। और अनदर जर्नल एंट्री जिसमें हम ये कर रहे हैं कि जो लॉस मान के 6,000 को पार्टनर्स को बांट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इन दिस केस वी शुड रिमेंबर जो भी हमारा फंड है, ठीक है, फंड को हम लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर वो रियलाइजेशन में चला जाता है। तो जितनी लाइबिलिटी हमारी फ़ंड से मैच हो सकती है उतनी हम इसमें फ़ंड से रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लाइबिलिटी आपकी 18 की है लेकिन आपका फ़ंड तो 12 का ही है ना, तो आप सिर्फ 12 ही मैच कर सकते हो, तो 12 ही आपका रियलाइजेशन में जाएगा। इसमें जो प्रॉफिट लॉस नुकसान है वो सारा रियलाइजेशन के थ्रू रिकॉर्ड होना है। तो जब हम रियलाइजेशन के थ्रू पेमेंट कर देंगे, इस लाइबिलिटी की जब पेमेंट होगी 18,000 की, तो ऑटोमेटिकली जो 12,000 और 18 का जो डिफरेंस है 6,000 है वो रियलाइजेशन में एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ये लॉस रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। सो जब भी कॉम्पनसेशन होती है, हमारे जो फंड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अगर लाइबिलिटी कम है तो फंड बच गया, बचा हुआ फंड पार्टनर्स में बट गए, बट अगर फंड बचा ही नहीं तो पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा। इसमें लॉस नहीं लिख सकते बिकॉज लॉस और प्रॉफिट्स जो हैं वो हमें रियलाइजेशन के थ्रू लेके जाने हैं। तो रियलाइजेशन में 12 का पूरा फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा और रियलाइजेशन से पूरी 18 की पेमेंट हो जाएगी। सो ऑटोमेटिकली लॉस की रिकॉर्डिंग इसमें आ गई। देखो आपने क्रेडिट किया 12, डेबिट किया रियलाइजेशन को 18 से, तो डेबिट साइड में 6,000 ज़्यादा आ गया ना, तो एक नॉमिनल अकाउंट में ज़्यादा आने का मतलब डेबिट साइड में मतलब लॉस लिख दिया, तो आपने टेक्निकली लॉस इसमें रिकॉर्ड कर दिया है। सो आई होप ये केस आपको क्लियर है। सो यहाँ आपकी ए पार्ट इज़ करेक्ट, ठीक है। जितना फंड है वो सारा लाइबिलिटी के थ्रू रियलाइजेशन में क्लोज हुआ और रियलाइजेशन के थ्रू पेमेंट हो गई फुल अमाउंट की। लास्ट क्वेश्चन, X is a partner who is to carry out dissolution and bear the expenses of realization. For this he will get remuneration of 58,000. तो यहाँ पर जो X का एग्रीमेंट है वो क्या है कि वो डिसोल्यूशन का सारा काम करेगा और एक्सपेंसेस भी X को ही बियर करने हैं, तो ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। However, the actual realization expenses of 65,000 वर ऑल्सो पेड बाय फर्म, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो फर्म ने पे कर दिए, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी। अब फर्म पे करने से ये फर्म के एक्सपेंसेस नहीं बन जाते हैं, सिंस इट वाज अ लाइबिलिटी ऑफ एक्स ने कहा था कि वो एक्सपेंसेस बियर करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर ये फर्म पे भी कर रही है तो ये माना जाएगा कि ये रियलाइजेशन पे नहीं है, इट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, तो एक्स के अकाउंट में से उतने पैसे कट जाएंगे। तो आप एक्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट करके इसको रिकॉर्ड करोगे। ये माना जाएगा कि क्योंकि एक्स पे नहीं कर रहा है अभी एक्सपेंसेस, बट ये उसी की लाइबिलिटी थी, उसने बियर किया था कि मैं एग्री किया था कि मैं ये एक्सपेंसेस पे करूँगा, तो इट शुड गो फ्रॉम हिज अकाउंट, ठीक है। ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है, सो फर्म के एक्सपेंस में या रियलाइजेशन में ये नहीं जाएगा, एक्स के अकाउंट से ये कैश जाएगी। सो वील रिकॉर्ड एक्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। सो नॉर्मल जो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश, वो इसमें नहीं होगी बिकॉज दिस इज़ नॉट फर्म्स एक्सपेंस, ये फर्म का एक्सपेंस ही नहीं था। क्योंकि एक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो वो एक्स पे करेगा। अगर एक्स के पास पैसा नहीं है तो ये मान के चलेंगे कि वो एक्स फर्म से पैसा निकालेगा, तो इसे हम एक्सपेंसेस की तरह नहीं लिखेंगे, इसे हम मानेंगे ड्राइंग्स ऑफ एक्स फ्रॉम फर्म।
फर्म ने अपने बिजनेस में से पैसा निकाल के फिर ये एक्सपेंसेस पे कर दिए। सो उसकी ड्राइंग्स की तरह से ये रिकॉर्ड होते हैं। सो आई होप ये प्रैक्टिकल MCQs आर क्लियर टू यू। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।